नमस्कार। सब। हाँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने सारे टीचर्स से शायद इनमें से किसी को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ। पर मैं पहली बार बहुत सारे टीचर्स से मिल रहा हूँ और वो 3 अलग-अलग स्टेट के। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। शॉर्ट में टीचर्स लोगों के साथ मैं काफ़ी अलग-अलग संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। और टीचर्स लोगों के साथ मेरे काफ़ी अलग-अलग वर्कशॉप चलते रहते हैं। और सबसे मेन जो मेरा काम है, जो थैंक यू अक्षय, आपने उसके बारे में बात किया, वो है आइरिस, इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस। अब ये अपेक्स फेयर होता है ऑल ओवर इंडिया का। मतलब जो इंस्पायर मानक हो गया, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हो गई, उसके बाद सीबीएसई नेशनल फेयर हो गया, फिर नवोदय विद्यालय का हो गया, फिर एनसीईआरटी फेयर हो गई। ये सब फेयर के जो टॉप विनर्स रहते हैं, वो कॉम्पीट करते हैं आइरिस में। और ये आइरिस जो प्रोग्राम है डीएसटी का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और ये दैट इज द अपेक्स इसलिए बोलता हूँ कि यहीं से फिर टीम इंडिया सिलेक्ट होके वो यूएस में इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जाती हैं। और ये फेयर में पहले से, मतलब मैं जुड़ा हूँ 1998 से, मतलब अभी काफी साल हो गए, 25 साल होते आ रहे हैं। यहाँ पे इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट उसकी क्राइटेरिया है कि इट शुड बी रिसर्च प्रोजेक्ट और वो भी इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। अगर वो है तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है और हमें अवार्ड्स भी मिलते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर अवार्ड्स अभी तक मिल चुके हैं। अब ये जैसे कंसेप्ट था, जब ये डिसाइड हुआ कि डीएसटी के अंडर ये सब इंस्पायर मानक और ये सब जो है, तो वहां पे भी ये एलिमेंट ऑफ इनोवेशन ये हर एक एग्जीबिशन में लाया गया, ताकि ये सब लोग पार्टिसिपेट कर पाए आइरिस में। तो हमेशा जो विनर्स रहते 10, ये 10 विनर हर एक एग्जिबिट के, 10 और कहीं 20, इंस्पायर के तो 20 आते हैं। ये लोग कॉम्पीट करते हैं और वहां से फिर वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को विनती करूंगा कि आप आइरिस, IRIS, और दूसरा ISEF, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर को एक बार देख ली इसलिए कि वो बच्चे क्या प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह से उनका टाइटल रहता है, किस तरह से उनकी आइडियाज रहती है, वो सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, इसके बारे में काफी जानकारी आपको मिल सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास कोई लेटर आता है और फिर लेटर आने के बाद हम काम पे लगते हैं, बच्चों को जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। कि जैसे अभी सभी स्कूल में शायद, अब मेरा अंदाज है कि अभी सभी स्कूल में शायद जो 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, उनकी आइडिया सिलेक्ट करना है, वो तो हो गया होगा। क्योंकि ये समय काफी हो गया, नहीं हुआ होगा तो भी वो प्रोसेस में होगा कि आपको जो बच्चों से आइडियाज किस तरह से निकालना है, और ये आइडियाज लेके इस आइडियाज को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब जो बेसिक स्टेप्स होती हैं, वो स्टेप्स को मैं थोड़ा शॉर्ट में पहले करता हूँ, फिर सिनॉप्सिस राइटिंग में आता हूँ। जैसे इंस्पायर से लेके हर एक एग्जीबिशन में हम शुरुआत करते हैं आइडिया से। अब ये आइडिया कैसे आना चाहिए, इसके बारे में इंस्पायर मानक में भी कहा गया है। पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि बच्चों में आइडियाज, क्वेश्चंस जो होते हैं मन में आना चाहिए, जरूरी है। क्वेश्चन से कुछ ऑब्जर्वेशंस और उसका क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब मिला के बनती है आइडिया। और ये आइडिया यूनिक होना चाहिए। जैसे हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, मुझे याद है एक वर्कशॉप में मैंने बच्चों को पूछा, छोटे बच्चे रहते, 7वीं 8वीं के बच्चे रहते, ऐसे ही जस्ट पूछा मैंने सवाल, बेटा तुम लोगों को डिफिकल्टीज है क्या? तो एक लड़का खड़ा रहा, बोले मेरा प्रॉब्लम ये है, बोले मेरे पिताजी हमेशा बाहर गांव जाते हैं और वो वहां पे अपना मोबाइल चार्जर जो है ना वो भूल जाते हैं। और जब वापिस आते हैं तो मुझे बाजू वाले अंकल जो है उनके यहाँ भेजते हैं कि भैया आप उनका मोबाइल चार्जर लेके आना, मुझे चार्ज करना है मोबाइल। अब वो हमेशा गुस्सा होते हैं। तो सर बोले ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या?
कि हम ये मोबाइल चार्जिंग जो है वो वाईफाई जैसा कर सकें। मतलब घर में एंट्री करते हैं तो मोबाइल अपने आप चार्ज हो, चार्जर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखिए ये आइडिया बच्चे के दिमाग में कहाँ से आई, उसको सवाल पूछा कि सवाल था दिमाग में कि कैसे मैं चार्ज करूं, मोबाइल चार्जर नहीं है तो मोबाइल कैसे चार्ज करूं। ये जरूरत थी उसकी, और जरूरत के बाद ये क्वेश्चन उसके मन में आया, और फिर हमने काम किया और उस क्वेश्चन से वी आर एबल टू डेवलप ए एरिया अराउंड 1 स्क्वायर फीट एरिया मिस हो गया ना, जिसमें हम सिर्फ बोलते हैं मोबाइल ऐसे रख नहीं दिए, जाता होगा क्या। जिसमें मोबाइल रखते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो उस लड़के को उस चीज का रिपेटेंट हुआ। ये बहुत एक 5-6 साल पुरानी बात है, अभी तो हर कार में आ गया वो कि वो पैड रहता, पैड के ऊपर आप मोबाइल। पर ये आइडिया को जब प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है, जब हम आइडिया को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करें, जो कि स्टेप अपनी चल रही है, अभी काफी लोगों का हो गया है उसमें, उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी चीजें में सर्वे भी जरूरी है, वो एक्सपेरिमेंट करना है तो प्लान करना जरूरी है, उसके बाद वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, सब ये चीजें करना पड़ता है, और देन ओनली हम आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज अभी हमारी शायद चल रही है, और ये प्रोजेक्ट से फिर हम प्रोडक्ट पे आते हैं। हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वी वांट टू प्रिपेयर ए प्रोडक्ट। इसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है, हमें उसका पेटेंट भी मिल सकता है, और हम खुद का एक प्रोडक्ट अगर बन गया कि जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस शुरू होती है। खैर, ये तो हो गया इन जनरल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होने के बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आइडिया। अगर हमारी आइडिया अच्छी इनोवेटिव है तो डेफिनेटली वी आर रियली, मतलब आइडिया अच्छी है तो हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और शायद आप सब लोगों ने वो चीज कर चुके हैं, मुझे मालूम नहीं अभी, बट स्कूल में ये प्रोसेस चल गई, चालू है, कि जैसे आइडिया कैसे, किस तरह से। हाँ नीरज कुमार जी बोलिए। नीरज कुमार जी, आपने हाथ ऊपर किया है। और आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है सर। क्लियर नहीं आ रही? यस सर। नीरज सर आवाज क्लियर है सर की, मे बी हाँ, नेटवर्क इशू होगा। आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको मिल जाएगा वो, डोंट वरी। जी सर। है ना? पर आवाज आ रही जहीदा मैडम? ठीक है रही? यस सर, आवाज आ रही है आपकी क्लियर। Yes, sir, आवाज is clear. थैंक यू, थैंक यू। तो अब ये जो आइडियाज है वो तो आपकी बन गई होंगी, 5 स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किए होंगे, उसके ऊपर काम भी करना शुरू हो गया होगा, करके ये सवाल आया ना कि सिनॉप्सिस में क्या लिखना है। तो ये चीजें तो चलते रहेंगी, मैं इसके ऊपर ज्यादा अभी नहीं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो अपना एरिया नहीं है, अपना एरिया है सिनॉप्सिस राइटिंग, उसके ऊपर ज्यादा जोर देना है ऐसा मुझे। बट प्रोजेक्ट आइडिया कहाँ से, एक शॉर्ट में बताता हूँ। जो हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन, पावर ऑफ क्वेश्चन, जब तक बच्चों के मन में सवाल नहीं आता तब तक आइडिया, अच्छी प्रोजेक्ट आइडिया सामने आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब बच्चों को सवाल आना जरूरी है। ये प्रॉब्लम क्यों है? आज एक बच्ची के मन में सवाल आया कि जो बनाना है, केला है, वो केला नेचुरली रैपन भी रहता है, आर्टिफिशियली रैपन भी रहता है। आर्टिफिशियल मतलब है ना वो कैल्शियम कार्बाइड वाला। तो ये तो कैसे पहचानेंगे? या मैं सब्जी धोती हूँ तो सब्जी पे जो पेस्टिसाइड है वो कैसे निकल जाएगा? मतलब ये सब चीजें, जो क्वेश्चन बच्चों के मन में आना जरूरी है, क्वेश्चन से ही बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनता है। ये धीरे धीरे अभी हमें समझ। तो कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज जो है, ये प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए डाटा सर्वे काम में आता है। मतलब हमें देखना पड़ता है, इंटरनेट सर्वे करो, क्या क्या आइडियाज है वहां से आ सकती है। ऑब्जर्वेशन स्केल, कि जैसे ध्यान में आ रहा है कि कुछ कहीं इलेक्ट्रिसिटी या कहीं लीकेज हो रहा है, या प्लास्टिक है कि जो प्लास्टिक गिरा हुआ है वो प्लास्टिक कोई उठा नहीं रहा है। प्लास्टिक के हर टाइप के प्लास्टिक नहीं उठाया जाता है कचरे में से। कुछ प्लास्टिक जो है जिसको मेटल कवर रहता है वो नहीं उठाया जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? यहाँ से वो ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। तो जरूरत जो है, ये थोड़े से फैक्टर्स है जो कि आपको मालूम है,
मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ कि इस तरह से प्रोजेक्ट ढूंढने में हमें वो हेल्प होती है। और हाउ टू डेवलप ए रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, वो भी शायद आप लोगों ने अब तक किया होगा कि लिटरेचर सर्वे कैसा किया है, एक्सपेरिमेंट प्लान किए होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, और फिर ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, या अगर पूरे हो गए होंगे तो है, नहीं तो फिर ये करने वाले होंगे। मतलब इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। अब आएंगे टाइटल पे। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है, जबकि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं जज रह चुका हूँ। टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो टाइटल से होता है। अगर ये टाइटल हमारे पास क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम ऐसा आता है कि टाइटल, जैसे हमारे सामने अब जब हम प्रोजेक्ट देखने जाते हैं, इंटरनेशनल भी जाते हैं, तो टाइटल पढ़ने के बाद अगर हमारा अटेंशन उसकी तरफ जा रहा है कि अरे ये क्या टाइटल, इसने क्या लिखा है, उस मतलब क्यूरियस बनते हैं हम लोग, तो वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये जैसे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरा टाइटल होना जरूरी है। टाइटल पढ़ने के बाद मुझे क्यूरियोसिटी क्रिएट होना चाहिए एज ए जज, कि जब जज जो आता है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, वो देखते हैं, तो हो सकता है उनका सब्जेक्ट फिजिक्स में होगा, और उनको जब जज करके आते हैं तो देखते हैं तो वो फिजिक्स का है, पर उनको उसके बारे में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होना चाहिए। मतलब टाइटल जो है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जो हम बताते हैं कि अंडरस्टैंडेबल, मतलब समझ में आना चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में कुछ तो भी लिखा है, अलग अलग टर्म किया है, तो वो समझ में नहीं आया तो उसको वैसे भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है प्रोजेक्ट में। हम चाहते हैं हर एक स्टेज पे हमारे जो जजेस हो गए या जो टीचर्स हो गए, हर स्टेज पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग बनना चाहिए। तो सामने वाले को बड़ा कुछ तो भी लिख कर दे दिया ऐसा नहीं, कि उसको लगना चाहिए कि नहीं ये प्रोजेक्ट सच में कुछ इसमें पोटेंशियल है, और उसलिए इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, समझने लायक, समझना चाहिए अच्छे से कि अरे हाँ ये प्रोजेक्ट है। मतलब उनकी आइडिया क्लियर होना चाहिए कि ये बच्चे को पूरा प्रोजेक्ट क्या है ये समझ में आया है। उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब एग्जैक्टली प्रोजेक्ट मैं जो करना, मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ आगे में, कि उससे पता चलेगा कि उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट आ गया कि ये प्रोजेक्ट उस बच्चे का है, या बच्चे ने ये प्रोजेक्ट किया है, उसको उसको पूरी आइडिया है कि उसने क्या किया और इसलिए उसने ये टाइटल दिया। करेक्ट ग्रामर होना चाहिए, और जरूरत पड़ने के बाद एक सब टाइटल भी रह सकता है, कोई भी तो उसका मतलब भी समझा देता हूँ मैं शॉर्ट में। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये 4 पॉइंट तो लिखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो टाइटल है ये छोटा होना जरूरी है, स्मॉल, बट देन कंसाइज, कंप्लीट और अच्छी तरह से, कि विच विल गिव ए वेरी क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट योर प्रोजेक्ट इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। अब ये कुछ टाइटल्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं। अब ये टाइटल लिखने की टेक्निक देखिए क्या है, तो ये मालूम है, ये नोवेल मेटल कॉम्प्लेक्स एज एंटी कैंसर ड्रग, ये एक टाइटल एक प्रोजेक्ट का है। अब ये नोवेल मेटल कॉम्प्लेक्स एज एंटी कैंसर ड्रग, ये टाइटल पढ़ने के बाद एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। नॉवेल बोल रहा है, नॉवेल मतलब न्यू, नॉवेल का मतलब होता है न्यू, और समथिंग रिलेटेड टू द एंटी कैंसर, मतलब ये अट्रैक्ट करता है अटेंशन कि अरे बाबा इसमें कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो इंफॉर्मेशन है कि जो इस बच्चे ने इसको एक्सप्लोर किया है। मतलब हेडिंग जो है, ये कुछ हेडिंग्स बता रहा हूं मैं। एक दूसरा है वॉइस ओ नेटर एंड एड फॉर द स्पीच इम्पेयर्ड। अब देखिए ये अगर टाइटल हम पढ़ते हैं, शॉर्ट है, उसका उसने क्या प्रोजेक्ट किया है वो हम इमेजिन कर सकते हैं, हमें आइडिया आती है कि जिनको बोलना नहीं आता ऐसे लोगों के लिए उसने कुछ तो बनाया है। अब ये क्या बनाया है ये हमारी क्यूरियोसिटी है। मतलब हम जस्ट टाइटल इस तरह से लिखते हैं
तो हमें क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि अरे हाँ, ये अच्छा इस तरह से होगा, और फिर हम प्रोजेक्ट देखते हैं तो हम पहली स्टेप तो विन कर लेते हैं। अगर टाइटल अच्छा है तो हमारी पहली स्टेप विन गई, टाइटल पढ़ के ही अरे वाह इसमें कुछ तो है, बहुत अच्छा काम किया होगा। आगे जाके फिर वो देखने के बाद वो कंफर्म होके जाता है। बट हमारे हेडिंग्स में इस तरह से, अब ये देखिए, mustard flowers to attract pollinators for betel apple crop। एप्पल क्रॉप मतलब ये तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहां का प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट का टाइटल पढ़ने के बाद ध्यान में आता है कि उसने मस्टर्ड फ्लावर्स कहीं तो भी यूज किया है, पॉलिनेटर्स मतलब मधुमक्खी हो गई, और जिसके कारण एप्पल क्रॉप जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेशन इंप्रूव होता है। मतलब देखो वो टाइटल पढ़ने के बाद ही ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं ये कुछ तो भी अलग और बहुत अच्छी चीज है। मतलब हमारा टाइटल जो है वो टाइटल बड़ा अच्छे तरह से अच्छे वर्ड्स में हमको ऑर्गेनाइज करना है। अब डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन द अर्ली स्टेज, अब ये हेडिंग देने के बाद हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या एग्जैक्टली मतलब उतना क्लियर नहीं है कि उसमें वो क्या क्या, ये दो जानबूझकर मैंने दिए हैं दो टाइटल कि जिससे अब ध्यान में आता है कि डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन द अर्ली स्टेज। अब डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन अर्ली स्टेज में कैसे कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी है। तो डेफिनेटली सम टाइटल जो है वो क्लैरिटी नहीं रहती। ये दो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ऊपर वाला जो है मस्टर्ड फ्लावर वाला उसमें क्लैरिटी है, नीचे वाले में क्लैरिटी नहीं है। अब कैंसर वाला ऊपर एंटी कैंसर एजेंट उसमें क्लैरिटी आ गई, पर सिंपल लिख दिया डायग्नोसिस इन अर्ली स्टेज तो उससे क्लैरिटी नहीं आती। सेव एनवायरमेंट विद बायो इलेक्ट्रोडायनामिक्स एट लो कॉस्ट। अब इसमें शब्द यूज किया बायो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब ये वर्ड आने के बाद जज वे गेट कंफ्यूज कि ये क्या है भाई बायो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मैं उस फील्ड का हूं तो मुझे समझ में आएगा, बट मैं उस फील्ड का नहीं हूं तो मुझे समझ में आया तो इसमें कुछ तो भी एनवायरमेंट को रिलेटेड लो कॉस्ट काइंड ऑफ द थिंग्स बनाए। ये आइडिया थी, मतलब आइडिया इज नॉट वेरी क्लियर कि क्या है प्रोजेक्ट, तो वो जो है फोकस उस पर थोड़ा कम होता है। ए यूनिक किट फॉर डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब ये टाइटल देखिए, ए यूनिक किट। अब वर्ड यूनिक यूज करने के बाद इमीडिएटली मेरा अटेंशन गया कि यूनिक क्या होता है भाई। यूनिक किट फॉर डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट कर रहा है, एंड रिमूवल, रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है रिमूव, पेस्टिसाइड। कहाँ से, तो फ्रूट और वेजिटेबल से। मतलब प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया कि इसने कोई किट बनाई है, और ये किट किस चीज के लिए यूज होती है, डिटेक्शन एंड रिमूवल, पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड की इफेक्ट तो हमें मालूम है कि पेस्टिसाइड किस तरह से हमारी हेल्थ पे असर करते हैं, जो कि फ्रूट्स पे रहते हैं, वेजिटेबल पे सिंपली वॉश करके वो साफ नहीं होते। पर ये तो ऐसे टाइटल टाइटल हमारे जो होते हैं वो इस तरह के टाइटल अगर हैं तो डेफिनेटली अटेंशन, वी आर विनिंग द फर्स्ट स्टेप, हमारी जीत हो जाती है उसमें कि अरे ये प्रोडक्ट का टाइटल अच्छा। अब हम आ रहे हैं सिनॉप्सिस में। अब सिनॉप्सिस जो है ये जहीदा मैडम की तरफ से बताया गया कि आप ज्यादा सिनॉप्सिस के बारे में बात करें, तो मैं शॉर्ट में अभी अभी सिनॉप्सिस की तरफ आता हूँ। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। आपके मन में जो भी सवाल होंगे ना, ये सवाल आप चैट बॉक्स में डाल ही रहे होंगे, सवाल नहीं उठता, बट एक 10 मिनट में मैं सिनॉप्सिस के बाद फिर आप में से कोई भी आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और फिर आई विल बी एबल टू हेल्प यू in making your synopsis perfect। पहली स्टेप होती है टाइटल, दूसरी स्टेप होती है सिनॉप्सिस। अब ये सिनॉप्सिस दो प्रकार के होते हैं, एक प्री और दूसरा पोस्ट। प्री क्या होता है कि जैसे आपका काम इनकम्प्लीट है, आप क्या करने वाले हो, आपके क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसकी आउटलाइन। मतलब प्रोजेक्ट हम जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे कि जो कंप्लीट नहीं है, उनको कंप्लीट होने के लिए और एक आध महीना लगेगा, पर उन्होंने काम शुरू किया है। जब काम शुरू किया है तो रिजल्ट उनके पास नहीं,
पर उनका गोल है कि हाँ ये हम अचीव कर सकते हैं। अगर मुझे वाटर कूलर बनाना है तो वाटर कूलर हमारा बनेगा ये प्रिंसिपल से। अगर मैंने कोई एग्रीकल्चर टूल बना रहा हूँ तो ये टूल मेरा अभी बना नहीं है, पर ये ऐसा ऐसा बनेगा। तो ये होता है प्री सिनॉप्सिस। प्री मतलब पहले, सिनॉप्सिस का एक्सपेरिमेंट होने के पहले का सिनॉप्सिस। और पोस्ट होता है कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया भाई, अभी तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब मुझे क्या है, सबमिट ही करना है सिनॉप्सिस। तो मेरे पास तो कंप्लीट है, मेरे एक्सपेरिमेंट है, मेरे रिजल्ट है, मेरे ऑब्जर्वेशन है, मैंने डाटा है, मेरे पास सब कंक्लूजन किया हुआ है, उसका लिंक विद द सोसाइटी, ये जो पॉइंट है ना, ये सब मेरे पास तैयार है। तो मेरी लैंग्वेज में फर्क पड़ेगा। मतलब प्री में लैंग्वेज अलग रहेंगी, पोस्ट में आई हैव डन दिस एंड वी गॉट दिस रिजल्ट, ये चीज आएंगी पोस्ट में। और मैं ये करने जा रहा हूं और मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है, ये आएगा प्री में। तो आपको देखना है आपके बच्चों ने जो प्रोजेक्ट किया है उसकी लेवल कहाँ तक आई है। अगर ये कंप्लीट है तो आपको पोस्ट के हिसाब से लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा है और उसमें ऐसा ऐसा जो हुआ है। सिनॉप्सिस के बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे, पर ये ध्यान में रखिएगा जब हमारा प्रोजेक्ट अभी सबमिट कर रहे हैं तो आप पहले देखिए बच्चों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है या इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी, कंप्लीट है तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। अब सिनॉप्सिस लिखते समय कुछ सिंपल सी चीजें, मतलब ऐसे कोई रूल्स नहीं है, बट सिंपल सी चीज ध्यान में रखना जरूरी कि वर्ड की लिमिट तो शायद नहीं दी है, पर हम वर्ड की लिमिट रखते हैं 300। अरे 300 मतलब एक पेज पकड़ के चले, एक पेज पे अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 वर्ड्स शब्द आते हैं। वो इसलिए कि सिनॉप्सिस ये चार्ट है, ये ट्रेलर है। एक पिक्चर जो रहता है 2-2.5 घंटे का, उसका ट्रेलर रहता है हार्डली 5 मिनट का। तो वही आपका सिनॉप्सिस होता है। सिनॉप्सिस शॉर्ट में लिखना है, सो इट शुड बी इन अ ब्रीफ। और आइडियली वो अराउंड 300 वर्ड्स में एक एक पर्टिकुलर पेज में आ जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सिनॉप्सिस में हम लिखते हैं, है ना, इन जनरल, मतलब शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। 300 शब्द से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लिख सकते हैं आप, पर लिखने में लिख आप तो उसके ऊपर 2-3 पेजेस भी लिख सकते हैं, और ऐसा आते भी हैं सिनॉप्सिस हमारे पास। जो सिनॉप्सिस आते हैं उसमें 2-2 3-3 पेज लिखते हैं। अब वो लिखते हैं, उसमें क्या लिखना और क्या नहीं वो आगे देखेंगे। पर वो सिनॉप्सिस अगर बड़ा होगा तो उसमें वो जो जज है उसको भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वी आर नॉट सपोज टू राइट एन एसे ऑन योर प्रोजेक्ट। वी आर आस्किंग यू टू राइट ए सिनॉप्सिस, मतलब शॉर्ट में लिखिए आप कि आपके प्रोजेक्ट में क्या किया। अब और वो सिनॉप्सिस में आप जो लिखते हैं उससे हमें पूरी आइडिया आ जाना चाहिए आपका प्रोजेक्ट में क्या लिखा है, आप क्या किया है आपने। मतलब प्रोजेक्ट में एक तो आपने कुछ किया है तो उसके बारे में लिखेंगे, या करने वाले हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो हमें उसके आइडिया आ जाना चाहिए एज ए जज, कि वो पढ़ने के बाद कि अच्छा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये सर्वे कर रहा है, ये इस तरह से उसके फाइंडिंग्स मिलने की संभावना है, या उसको इस तरह से फाइंडिंग मिले हैं। मतलब वो प्रोजेक्ट में क्लियर आइडिया होना चाहिए। उसीलिए हम सिनॉप्सिस लिखने को बोलते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट समझने के लिए हमें टाइम नहीं है, तो हम देखते हैं शॉर्ट में आप जो लिख रहे हैं उस पे से हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये जो सिनॉप्सिस होता है इसमें करंट रिसर्च, मतलब करंट ईयर रिसर्च ये होना चाहिए। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, अभी ऐसा बहुत बार देखा गया, इंस्पायर में भी देखा गया है कि पुराने प्रोजेक्ट है वही प्रोजेक्ट फिर से आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अभी जजेस लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस रहती है कि आप देखिए कि अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको सिलेक्ट मत करिए। मतलब हर साल एक बार, जैसे मैं 5-6 बार इंस्पायर में रह चुका हूँ, तो वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट सालों साल आ रहा है, कम से कम 6-7 साल से आ रहे हैं। तो बोला ये नहीं आना चाहिए। तो उसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई वो करंट रिसर्च का होना चाहिए, एक ही साल का होना चाहिए, इसी साल किया हुआ
प्रोजेक्ट अलग होना चाहिए। मतलब वही प्रोजेक्ट, पुराना प्रोजेक्ट बार बार आ रहा है, कहीं इस स्कूल से आ रहा है, कहीं दूसरे स्कूल से आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसमें उन्होंने करंट ईयर्स रिसर्च ये इस पे फोकस करना है। तो सिनॉप्सिस मस्ट फोकस ऑन दैट, क्योंकि वो चेक करते हैं कि ये करंट रिसर्च है। उनके पास तो पूरा डाटा है, ऑल इंडिया का डाटा है, तो ऑल इंडिया के डाटा से वो चेक करते हैं कि ये रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। और ज्यादा डिटेल्स या डिस्कशंस या एक्नॉलेज कि मेरे ये टीचर ने मुझे मदद की, मुझे ये हेडमास्टर ने मदद की, मेरे वो स्कूल वालों ने ऐसा किया मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरे को किया, ये सब चीजें डालने की जरूरत नहीं है सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस में आपके प्रोजेक्ट के बारे में ही डालना है। क्या क्या डालना है वो आगे अगली स्लाइड में। पर मुझे लगता है कि मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि हमारे सिनॉप्सिस का स्वरूप क्या होना चाहिए। शॉर्ट में ज्यादा शब्द नहीं होना चाहिए, एक पेज सफिशिएंट है, और उसमें पढ़ने के बाद एक आइडिया आना चाहिए। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, आप सिनॉप्सिस लिख के ऐसे कोई टीचर को दिखाओ जिसका उस सब्जेक्ट से संबंध नहीं है, और उनको पूछो कि भाई आपको क्या समझ में आया। अगर उनको ये समझ में आया कि इस बच्चे ने प्रोजेक्ट, भले वो उस सब्जेक्ट का नहीं, आपके लैंग्वेज टीचर को बता दीजिए कि ये प्रोजेक्ट है, ये बच्चे ने ये सिनॉप्सिस लिखा है, आपको क्या आइडिया आती है। अगर ही इज एबल टू गेट ए क्लियर एक्यूरेट आइडिया आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिनॉप्सिस बहुत अच्छे से लिखा है। ये टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग मतलब हम लोग भी वही काम करते हैं कि चल भाई ये जिसका उस सब्जेक्ट से संबंध नहीं, उसके हाथ में वो दे देते पेपर, पढ़ भाई तेरे को मेरे को बता तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ। अगर उसको समझ में आ गया, उसको नहीं समझ में आई कोई चीज, तो उसको करेक्ट करके लिख सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टेस्टिंग वेदर आवर सिनॉप्सिस इज प्रॉपर और नॉट। और रिसर्च करंट और डिटेल डिस्कशन। अब कुछ एलिमेंट्स ध्यान में रखें। आपको ये ऐसे कोई रूल्स नहीं है, पर जहां तक कि हम जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सिनॉप्सिस जो चेक करते हैं, उसमें हम ये एलिमेंट्स दिखते हैं। एलिमेंट्स का मतलब ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके, जो सिनॉप्सिस में हम देखते हैं कि भाई उसने जो पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, है ना, ये रीजन। फॉर एग्जांपल कि मैं एक एक प्रोजेक्ट लिया, ये प्रोजेक्ट करने का रीजन क्या है। से फॉर एग्जांपल कि वाटर लॉगिंग हो रहा है। अब वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है रास्ते पे, उसके लिए मैंने सॉल्यूशन बनाया, है ना, कि मैंने सॉल्यूशन की पानी अगर जमा हो गया रास्ते पे, 1.5 फीट पानी जमा हो रहा, लोगों के घर में पानी जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है। तो उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो होता है कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट, ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया मैंने, कि व्हाई, तो ये वहां पे आना चाहिए। हालांकि वर्ड की लिमिट आपको डिसाइड करना, अगर 300 शब्द है तो 300 पर। पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है, इट शुड बी वेरी क्लियर और शॉर्ट में होना चाहिए। मतलब ज्यादा वर्ड नहीं होना, उसको हम ऐड करके वर्ड, पहले अगर 100 वर्ड में भी हो गया आपका सिनॉप्सिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें ऐड करके फिर हम बढ़ा सकते हैं। पर जस्ट एलिमेंट उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बच्चा ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है, वो रीजन बहुत सिंपल वर्ड में उसमें होना चाहिए। और फिर वो प्रोजेक्ट करने के लिए मैंने क्या क्या यूज किया, ए समरी ऑफ द की पॉइंट्स, ओवर रिव्यू ऑफ हाउ द इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड, मैंने इन्वेस्टिगेशन कैसे किया, कंडक्ट कैसे किया, कुछ ये सब चीजें जो है, ये चीजें उसमें आना चाहिए कि भाई आपने कैसे किया। मतलब अगर अगर मैं कोई आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं आगे, कि एग्जांपल में ये समझ में आएगा कि मैंने मैंने पर्पस कैसे दिया है, और उसके बाद प्रोसीजर कैसे यूज किया। और इसमें जो जैसे सिनॉप्सिस में बहुत सारे लिखते कि मैंने जैसे अब मैं नागपुर का हूँ, तो नागपुर में नीरी करके सीएसआर लेबोरेटरी है, तो कोई बच्चे वो सीएसआर लेबोरेटरी में जाते हैं, और वो लोगों ने क्या किया उसके बारे में ज्यादा लिखते। वो सिनॉप्सिस में नहीं होना। सिनॉप्सिस में क्या होना चाहिए कि बच्चे ने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, एज ए स्टूडेंट मैंने क्या फॉलो किया, कि बच्चे ने जो काम किया वही सिनॉप्सिस में आना चाहिए। हाँ, आप मेंशन कर सकते कि ऐसी ऐसी लेबोरेटरी
या ऐसे ऐसे कॉलेज का हमने हमने उनसे कंसल्ट किया और उनकी हेल्प ली, वो मेंशन करना अलग होता है, वो उन्होंने क्या किया आपके प्रोजेक्ट पे वो लिखने की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है मैं क्लियर हूँ। पर्पज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर टू बी यूज फॉर द सिनॉप्सिस, उसके बाद डेटा। अब ये डेटा जो है, अब ये डेटा प्री में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट आपने किए नहीं, तो प्री सिनॉप्सिस जो मैं कहता हूँ उसमें डेटा नहीं आएगा, पर हम लोग इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके ये डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, तो वो उसमें आ जाएगा। और कंक्लूजन, बट अगर आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ है, आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट हुआ है, तो आपके पास तो डेटा रहेगा मेजरमेंट, तो वो मेजरमेंट को उसमें शॉर्ट में लिखना है। और थोड़ा उसके बाद हिंदी को भी शामिल कीजिए। और उसके बाद कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा है कि टू डेवलप ए किट बोला है, तो आपने किट बना सके क्या, आपने जो भी कुछ करना चाहा वो हुआ कि नहीं, ऐसा। तो देयरफॉर कंक्लूजन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन शुड बी डिस्क्राइब ब्रीफली, शॉर्ट में, जो भी प्रोजेक्ट है। अभी आप अपना प्रोजेक्ट जो आपके बच्चे का एक दिमाग में रखिए और उस हिसाब से उसके बारे में सोचिए कि ये प्रोजेक्ट का कंक्लूजन उसमें आएगा कि नहीं। Summary paragraph should reflect on the process and possibly state some application and extension of the investigation. मतलब मैंने जो, जैसे मैंने कुछ पेस्टिसाइड बनाया, मैंने कुछ नेचुरल पेस्टिसाइड बनाया, मच्छर भगाने की अगरबत्ती बनाया, तो उसका कहीं आगे मैं उसको बढ़ा सकता हूँ क्या? ये जो मेरा रिसर्च वर्क किया हूँ मैंने, उसका कुछ एक्सटेंशन हो सकता है क्या? तो वो पॉसिबिलिटी देख के कि हाँ इसको हम आगे ऐसा बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली दैट विल ऐड वैल्यू टू द योर सिनॉप्सिस। अब ये एक एग्जांपल दिया है सिनॉप्सिस लिखने का, शॉर्ट में लिखा है। अब ये सिनॉप्सिस का टाइटल पढ़ोगे तो उससे ध्यान में आएगा, देखो टाइटल लंबा है थोड़ा सा, बट वेरी क्लियर कि आर्टिफिशियली राइपन एंड नेचुरली राइपन फ्रूट्स, जैसे केले और होते हैं या मैंगोज होते हैं। अब इनमें नेचुरल राइपेंड और आर्टिफिशियल राइपेंड होते हैं। आर्टिफिशियल राइपेंड करते हैं कैल्शियम कार्बाइड से, ये भी मालूम है हम लोगों को, बच्चे को भी मालूम था, पर उसको ये नहीं समझ में आता बच्चे को कि ये मैं कैसे पहचानूं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं, तो मुझे तो कुछ करना है कि मुझे पता है, मतलब सवाल उसके मन में था टू डेवलप। अब डेवलप क्या करना है कि कुछ तो ऐसी चीज डेवलप करना है कि जिससे मैं आर्टिफिशियल राइपन और नेचुरली राइपन ये बना सकता हूँ, है ना। अब उसने प्रोजेक्ट किया था, उसका सिनॉप्सिस देखिए, मतलब ये सिनॉप्सिस देखिए, प्री वाला सिनॉप्सिस है, ये प्री वाला सिनॉप्सिस देखो। आवर प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग ए टेस्टिंग टूल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल राइपन टूल। अब देखो कितना क्लियर स्टेटमेंट उसने लिखा है कि मैं प्रोजेक्ट क्या करना चाह रहा हूँ कि एक टेस्टिंग टूल डेवलप करना, किस चीज के लिए, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल राइपन, वेरी क्लियर स्टेटमेंट। फिर उसके ऊपर उसने इंफॉर्मेशन दिया कि ये प्रॉब्लम क्यों लिया हमने, तो ये कैल्शियम कार्बाइड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि कैल्शियम कार्बाइड की जो इंफॉर्मेशन है कि ये कैल्शियम कार्बाइड किस तरह से हानिकारक है, तो उसलिए उसने नेक्स्ट 2 लाइन में कैल्शियम कार्बाइड के बारे में, और इससे बोला कि अगर ये कैल्शियम कार्बाइड हमारे पेट में जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये हमने सोचकर ये प्रोजेक्ट लिया कि कैल्शियम कार्बाइड जो आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स में होता है, उसके बाद फिर उसने लिखा कि चलो, फिर हमने डिसाइड किया, हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया टू डेवलप ए कंज्यूमर फ्रेंडली टेस्टिंग टूल। कितना स्ट्रेट लिखा उसने, वी हैव देयरफॉर डिसाइडेड टू डेवलप ए कंज्यूमर फ्रेंडली टेस्टिंग ट्यूब, मतलब वो क्लियर हो गया कि वो ऐसा टेस्टिंग ट्यूब टूल डेवलप कर रहा है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल राइपन फ्रूट, है मतलब सीधा कंज्यूमर किस तरह से उस चीज को यूज कर सकता है। और उसने किस पे कोशिश किया, बनानाज एंड मैंगोज इन इंडिया, इसके ऊपर उसने ट्राई किया, और उसके बाद एंड दिस विल एनेबल अस टू डेवलप ए किट विच वुड, अब उसके लिए टेस्ट करने के लिए उसने स्टडी किया कि मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है टेस्टिंग ट्यूब के लिए, तो उसने लिखा बायोडायनामिक फार्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज बायोडायनामिक क्रोमेटोग्राफी
शायद कोई बायोलॉजी वाला उसके करीब होगा तो उनसे बात किया होगा उसने। सपोर्टेड बाय केमिकल टेस्ट सच एज पीएच या फिर ब्रॉड ग्रोथ। और ये जो टेस्ट है ये एक बहुत कॉमन टेस्ट होती है, ये सब कॉमन टेस्ट का यूज करके हम डेवलप करते हैं। मतलब देखो कितना शॉर्ट में पर पूरे प्रोजेक्ट की आइडिया अपने दिमाग में आ। अब ये दूसरा है कि यूनिक किट फॉर डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड। दोनों सिमिलर टाइप के ये लिए, ये थोड़ा लेंदी है। A unique kit for detection and removal of pesticide from fruits and vegetables. अब ये यूनिक आ गया तो डेफिनेटली किट आ गया, मतलब इसने कुछ तो बनाया। डिटेक्शन और रिमूवल, अच्छा दोनों चीज किया है। पेस्टिसाइड मतलब प्रॉब्लम मालूम है उसको पेस्टिसाइड का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, तो ये टाइटल बड़ा अपीलिंग लगता है। अपीलिंग लगता है, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, उसमें वही एलिमेंट कि हमने पहले ये क्यों प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया उसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। हालांकि बहुत डिटेल में लिखा है, उसका थोड़ा लेंदी था, अराउंड 300 वर्ड्स था। पहला जो था वो शॉर्ट था। बट ये करने के बाद उसने क्या यूज किया, आफ्टर स्टडिंग एडसॉर्प्शन इन कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन इज नोन एज एक्सेलेंट एब्सॉर्बर, ये चीज ली है। और उसने एक्टिवेटेड कार्बन को यूज किया है रिमूवल के लिए। दैट इज वी डिसाइडेड टू स्टडी द एफिकेसी फॉर रिमूवल ऑफ दीज डेडली पेस्टिसाइड्स। इनको रिमूव करना है जो रहता है। तो वी कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ कार्बन ऑब्टेन, अलग अलग कार्बन यूज करके उन्होंने किया है। और फिर उसकी स्टडी भी किया है, गैस क्रोमेटोग्राफी किया, मास नहीं किया तो भी चलता, पर उसने वो स्टडी भी कर लिया। और डिटेक्शन ऑफ द पेस्टिसाइड वी प्रिपेयर द टेस्ट स्ट्रिप। अब देखिए उसने ये बताया, हमने मतलब ये जो है ये पोस्ट वाला मैं बता, पहला वाला जो था वो प्री वाला था, अब ये पोस्ट वाला है। तो इसमें क्लियर लिखा है फॉर डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड वी हैव प्रिपेयर्ड, हमने बनाई, हमने टेस्ट स्ट्रिप बनाई विच शो कलर वेरिएशन अपॉन कमिंग इन कांटेक्ट विद द पेस्टिसाइड। देखो वेरी क्लियरली ही हैज मेंशन कि मैंने तो ये कर दिखा हूं, उसके सिनॉप्सिस में आ गया कि मैंने बना ली स्ट्रिप। और ये रिजल्ट कंबाइन करके वी हैव प्रिपेयर्ड ए यूनिक किट, टेस्ट किट ऑन स्पॉट डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ सरफेस पेस्टिसाइड। मतलब वो किट हमने डेवलप की और ये किट हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो वही चीज उसका पूरा डिटेल लिखा है। आवर किट डज हेल्पफुल टू द लास्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूं मैं सीधा। आवर किट डज हेल्पफुल टू कॉमन मैन फॉर डिटेक्टिंग एंड रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड। कितना क्लियर कंक्लूजन लिखा है उन्होंने, एक। तो मतलब हमारा जो सिनॉप्सिस रहता है उस सिनॉप्सिस में वी शुड बी वेरी क्लियर कि वो पढ़ने के बाद इट है। तो इन शॉर्ट में लिखता हूं मैं, क्लियर एंड कंसाइज टाइटल रखिए आप। ओके, आपका पूरे इसका सिनॉप्सिस में टाइटल आता है तो आपका टाइटल भी क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया विथ रिलेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए, उससे रिलेटेड बैकग्राउंड कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पेस्टिसाइड जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल पे होते हैं विच मे क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड के लिए हमने प्रोजेक्ट लिया। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। क्लियर स्टेटमेंट मतलब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम एक किट बनाने जा रहे हैं। किट क्या करेगी, रिमूवल एंड डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड, ये क्लियर स्टेटमेंट उसमें था। आउटलाइन ऑफ गोल एंड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट भी आ गया उसमें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट में मेथड है और मटेरियल यूज क्या क्या है। एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड रिजल्ट क्या है, ये कब होगा, जब प्री सिनॉप्सिस होगा तो उसमें एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड रिजल्ट आएगा। बट अगर ये पोस्ट है मतलब आपका काम हो गया तो आपके रिजल्ट आएंगे डायरेक्ट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उसकी कोई रिसोर्सेस, रेफरेंसेस, मटेरियल, लैब इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इसके बारे में वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एंड देयरफॉर योर सिनॉप्सिस मस्ट प्रोवाइड a brief description of the project so that reader become curious about your project. So धन्यवाद, thank you very much. थैंक यू सर। सो आज के सेशन में हमने देखा, मतलब हमने सर ने हमें बताया कि सिनॉप्सी राइटिंग कितना जरूरी है, उसका टाइटल जो है प्रोजेक्ट का वो किस तरह से देना चाहिए। और सर ने हमें साथ ही साथ सिनॉप्सी राइटिंग करते वक्त टिप्स भी दिए जो हमें
हमारे अभी जो एंट्री सबमिट करने हैं आईराइज में, सॉरी इंस्पायर्ड मानक में, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। सो हेमंत सर से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनके, हमने रिक्वेस्ट करते ही उन्होंने सेशन के लिए हाँ कहा। उनके इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आपके लिए सेशन लिया। उसी साथ साथ सभी टीचर्स को थैंक यू कहूंगी कि आप भी आपके व्यस्त समय में टाइम निकाल कर सेशन अटेंड किया। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको यूजफुल रहा होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। और आपके मानक की एंट्री है इस बार जो है वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट होगी। सो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन पहले ही कर देती हूँ मैं। और आपके क्वेश्चन जरूर ग्रुप में पूछिए, मैं सर तक पहुंचा दूंगी। जरूर जरूर मैं आंसर करूंगा सवाल। यस सर, थैंक कि यू। हम सब टीचर ही हैं, तो हम तो एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। थैंक यू सर।